दक्षिण भारत में महाविजय की वो मोदी प्रतिज्ञा जिसके आगे इंडिया गठबंधन के सारे दांव फेल हो जाएं तो हैरानी नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच चुकी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली ये वो लहर जो चुनाव के सारे समीकरण बदल दे तो हैरानी नहीं होगी। मोदी के राष्ट्र धर्म संकल्प से अगर सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने वाले उदयनिधि की सियासत का सूरज अस्त हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। जब इंडिया गठबंधन पुराने साल का टास्क तक पूरा ना कर पाया हो, जब इंडी के नेता 19 दिसंबर की बैठक में तय हुए होमवर्क को अधूरा छोड़ आपस में झगड़ने के काम पर हो, तब मोदी नई लकीर खींच रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से लक्षद्वीप तक उन्होंने नया संदेश पहुंचा दिया। संदेश है मोदी की गारंटी का। संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। मिशन 400 को हर हाल में हासिल करने के लिए पीएम मोदी दक्षिण परिक्रमा पर है। इससे इंडी गठबंधन में हड़कंप है। दक्षिण भारत में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं, जो कुल 543 लोकसभा सीटों के 24% से ज्यादा है। मिशन 400 के लिए जरूरी है कि बीजेपी दक्षिण भारत में कम से कम 100 सीटें जीते। इन 132 में से 2019 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने 64 सीटें जीती थी। एनडीए ने 31 सीटें हासिल की तो अन्य दलों ने 36 सीटें जीती थी। यानी देश के कुल मुकाबले का 1/4 हिस्सा इसी दक्षिण भारत की रणभूमि से होने वाला है। अब 31 सीटों को बढ़ाकर 100 के करीब पहुंचाना है एनडीए के लिए बड़ी चुनौती। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि जब खुद मोदी मैदान में हो तो सब कुछ मुमकिन है। Keep working hard, keep putting roots on the ground, keep all teams ready. Today you must have seen our social media and people of Tamil Nadu. They welcome Modi ji with Vanakkam Modi with more than 1.2 million. So that gives a lot of confidence. And which way the wind is shifting, which that's not one time, it's consistently. इंडी गठबंधन का इस वक्त सबसे मजबूत गढ़ दक्षिण भारत। उत्तर भारत से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सफाए के बाद विपक्ष उम्मीद पाले बैठा है कि दक्षिण की दीवार 2024 में मोदी का रास्ता रोक देगी। लेकिन मोदी विपक्ष की रणनीति तैयार होने से पहले चक्रव्यूह भेदने पहुंच गए। एक एक सीट पर उनकी निगाहें टिकी है। हर वर्ग, हर तबके के वोटर को पीएम मोदी यह एहसास दिलाने में जुटे हैं कि मैं आपके सपनों को पूरे किए बगैर दम नहीं लूंगा। पिछले एक साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इंडिया गठबंधन नहीं है, यहां मुकाबले में कांग्रेस है। इंडी गठबंधन को डर है कि जिस तरह हैदराबाद में एआईएमआईएम की मुस्लिम रुझान वाले राजनीतिक के दिन लद गए, वही कहीं हाल तमिलनाडु से लेकर केरल तक ना हो जाए। और जिस तरह सेकुलरवाद का राग अलाप कर इंडी गठबंधन का ढांचा तैयार हुआ है, कहीं वही ना खिसक जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटरों का बदलता रुझान सबको चौंका रहा है। दक्षिण भारत में मुस्लिम आबादी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 7.32%, तेलंगाना में 12.7%, केरल में 26.56%, कर्नाटक में 12.92%, तमिलनाडु में 5.86%, पुडुचेरी में 6.05% और लक्षद्वीप में 96.58%। अंडमान निकोबार की आबादी में 8.52% मुसलमान है। पीएम मोदी ने मंगलवार को लक्षद्वीप से एक बड़ा संदेश दिया।
the whole of society, including the poorest of the poor, played a role in bringing you to this important day. Therefore, giving back to them, creating a better society and country is the true purpose of education. एक तरफ हर वर्ग का भरोसा जीतने का विश्वास रंग ला सकता है, दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भी सनातन का मुद्दा जबरदस्त असर दिखा सकता है। अगर सेकुलरवाद की जगह सनातन के नाम पर लोगों ने वोटिंग कर दी तो इंडिया गठबंधन की जमीन खिसक सकती है। दक्षिण भारत में सनातन का जोर सर चढ़कर बोल रहा है। आने वाले दिनों में जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो इसका असर दक्षिण में दिख सकता है। He never bothers to follow up his words. He says that he goes to the world stage and speaks about Tamil. Of course, he has to speak about Tamil on the world stage because it will give him so much of pride to come from a country where they speak the oldest language in the whole world. So there is nothing exciting about the Prime Minister glorifying Tamil. But what has he done? दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कहां कितनी सीटें हैं अब जरा जानिए और उसके बाद हर जरूरी आंकड़े को हम मिलकर समझेंगे। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, केरल में 20, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1, लक्षद्वीप में 1 और अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा सीट है। कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी का चुनावी ग्राफ ज्यादा ऊंचा नहीं रहा है, लेकिन इस साल के आम चुनाव में करिश्माई नतीजे के लिए पीएम मोदी ने दांव चल दिया है। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। दक्षिण भारत में कुल लोकसभा सीटें 132 हैं। 2019 में दक्षिण भारत की 132 सीटों में से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 31 सीटें जीती थी। तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी रही एआईएडीएमके को 1 सीट, कर्नाटक में बीजेपी को 26 सीटें और तेलंगाना में बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई थी। इंडी गठबंधन के नेता भले दावा करते हों कि दक्षिण की जमीन पर बीजेपी कहीं नहीं है, लेकिन ये आंकड़े हकीकत बताने को काफी हैं, जिसे अब बीजेपी और आगे बढ़ाने में जुटी है। Consistently in Chess Olympiad when PM sir came, when Gandhi Grammy came, and now, so consistently you know which way the wind is blowing. I hope and pray that gets converted into votes very fast, because democracy is always a challenge. And right now we are there, narrative-wise we are there, and we have become a talking point in Tamil Nadu, and PM is very well respected. Now the challenge is at the grassroots level with the organization structure, how do you convert that into vote? That's a challenge for us. उनके हर एक मूव जो होता है उनका, प्रधानमंत्री जी का नाम, उसके पीछे राजनीति होती है और कुछ नहीं होता है। कोई राष्ट्र भक्ति में वो ऐसा कहते हैं, देशभक्ति में कहते हैं, ऐसी बात नहीं। ज़रूर इसके पीछे उनका मंशा यही होगा कि जो कि तमिलनाडु में और पूरे साउथ में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गल रही है, तो वहाँ कैसे पैर जमाया जाए, उसके लिए ये सब जो इससे बातें कही जाती है, वहाँ के लोगों को एक भ्रमित करने की कोशिश है। अब जरा बीजेपी की उम्मीद की दूसरी वजह पर नजर डालिए, वो है वोट प्रतिशत। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में एनडीए को 30.27% वोट मिले। 2019 में बीजेपी ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके सहित कुल 5 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एआईएडीएमके को 18.48%, तो बीजेपी को 3.66% वोट मिले। 2019 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0.96% वोट मिले। तेलंगाना में बीजेपी को 19.45% वोट मिले। कर्नाटक में 51.38% से ज्यादा वोट, तो केरल में एनडीए को 14.8% वोट मिले। इसमें अकेले बीजेपी को 12.93%। बीजेपी को यकीन है कि वो इसमें बड़ा उछाल हासिल करेगी और पीएम मोदी के तूफानी प्रचार से दक्षिण में इंडी गठबंधन की मिट्टी पलीत हो जाएगी।
अब जरा इंडी गठबंधन के दलों की दक्षिण की सियासी ताकत पर नजर डालें तो 2019 के चुनाव में इंडी गठबंधन के घटक दलों ने 64 सीटें हासिल की। तमिलनाडु की 38 में से 37 सीटें जीती। आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं जीती। तेलंगाना में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। कर्नाटक में कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने 20 में से 19 सीटें जीती। यहां के वाम दल भी इस वक्त इंडी का हिस्सा है, इस लिहाज से 20 की 20 सीटें उसके पाले में गईं। पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की एक सीट पर कांग्रेस और लक्षद्वीप में एनसीपी ने जीत हासिल की थी। 2014 से पहले के 10 साल में तमिलनाडु को जितनी राशि केंद्र सरकार के मिली थी, उससे 2.5 गुना ज्यादा राशि हमारी सरकार ने दी है। पहले के मुकाबले हमारी सरकार ने तमिलनाडु में नेशनल हाईवे बनाने के लिए 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की है। अब इंडी गठबंधन के पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। चुनाव कोई भी हो, दक्षिण भारत का मिजाज उत्तर भारत की लहर से आमतौर पर अलग रहता है। इसके लिए चुनावों के इतिहास पर पैनी नजर डालनी होगी। ऐसा ट्रेंड 57 साल पहले शुरू हुआ था। 1967 के चुनाव में पहली बार ऐसा ट्रेंड सामने आया जब राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को दक्षिण में झटका लगा। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने देश भर में विरोधियों का सफाया किया, लेकिन तमिलनाडु में इंदिरा लहर नहीं चली। यहां डीएमके ने कांग्रेस का सफाया किया। केरल में सीपीएम का जादू चला। 10 साल बाद जब 1977 में इमरजेंसी के बाद आम चुनाव हुए तो पूरे उत्तर भारत में जनता ने इंदिरा गांधी से सख्त नाराजगी दिखाई। कांग्रेस का सफाया हुआ, लेकिन दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में मोदी लहर चली तो कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में बीजेपी की करिश्माई लहर नहीं दिखी, उतना असर नहीं दिखा। बीजेपी की लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन ये सीटों में नहीं बदल पाई। मोदी इसी ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। इसके लिए पीएम मोदी ने रोटी, कपड़ा और मकान वाली उन जरूरतों को पूरा करने को बुनियादी मुद्दा बना दिया, जिस पर पहले सिर्फ सतही बातें होती थी। तो बीजेपी ने दक्षिण के चक्रव्यूह को भेदने के लिए पूरा जोर लगाया। तो पीएम मोदी ने तमिलनाडु में जो कहा, उसके हर शब्द का एक ही मतलब, और वो है विकास के दम पर जनता का भरोसा जीतना। मोदी ने सबका साथ, सबका विकास को सिर्फ नारा नहीं बनाया, बल्कि जमीन पर उतारकर आम लोगों का भरोसा भी जीता। मोदी ने बार बार दोहराया कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीबों की है और उन्हें उनकी जिंदगी बेहतर बनानी है। प्रधानमंत्री मोदी अब दक्षिण भारत के चुनावी पटल पर नई इबारत लिखने को कदम बढ़ा चुके हैं। बीजेपी ने 2014 से 2019 तक जो बड़ी बढ़त हासिल की, वोट प्रतिशत की उस उछाल को पीएम मोदी दक्षिण के राज्यों में नई ऊंचाई तक पहुंचाने में जुटे हैं। मोदी को भरोसा है कि चुनावी राजनीति के ट्रेंड में अब उत्तर और दक्षिण का भेद मिटकर रहेगा। तभी तो काशी से कन्याकुमारी तक संदेश पहुंचाया जाता है। काशी विश्वनाथ की धरती से रामेश्वरम तक संस्कृति संगम की हुंकार भरी जाती है। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे अभियानों का मकसद भी यही है। जब से ये अभियान शुरू हुए हैं, तब से पूरे देश में तमिल भाषा, तमिल कल्चर को लेकर उत्साह और बढ़ा है। और संकल्प में फिलहाल सिर्फ इतना ही।